वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा एनटीए नेट पर आधारित। जो हाल ही में एनटीए नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो आपको पता ही होगा ये 2 शिफ्टों में हुआ था। तो दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, परंतु जो पहले हम डिस्कस करेंगे, जो ये हमारा पूरा लेक्चर रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट शिफ्ट वाले प्रश्न पत्र का। ठीक है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे होंगे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित। जहाँ पर हमें लगेगा कि ये उत्तर ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया गया है वो आपको अवगत करवा देंगे। बाकी सारे के सारे यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, एनटीए नेट ने जो जारी की थी। जैसे 2 दिन पहले एनटीए नेट ने अपने आंसर की हर एक विषय की बता दी थी, उसमें हिंदी भी था। आप लोगों को ये पता होगा कि जो हिंदी की परीक्षा हुई थी 2 शिफ्टों में हुई थी। शिफ्ट 1 हुई थी मॉर्निंग में और शिफ्ट 2 हुई थी आपकी इवनिंग में। तो जैसे भी हो सके, जब भी आपको हमें सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र मिले तो आपको हम उसकी वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी सेकंड शिफ्ट की परीक्षा दी हो या फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दी हो, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप हमें, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129, इस पर आप अपना प्रश्न पत्र हमें सेंड कर सकते हो, ताकि और भी क्लियरिटी, यहाँ पर थोड़े से ब्लर ब्लर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। अगर किसी के पास अच्छा क्वेश्चन पेपर हो तो वो हमें सेंड कर सकता है, ताकि आपको और भी साफ और क्लियर वीडियो हम उपलब्ध करवा दें। ठीक है, बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो अभी आपको जुड़ना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पर सेंड किया जाता है, ताकि आप लोग भी उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न हम लाते हैं आपके समझ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में शोर आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। देखिए, यहाँ पर आपके समक्ष 2 कथन दिए गए थे, तो हमें बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि कथन 1 था, झूठा सच, तमस और जिंदगीनामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। तो जो यहाँ पर ये कथन है तो ये दोस्तों सत्य हो जाएगा कि जो झूठा सच है, तमस है और जिंदगीनामा है, ये तीनों उपन्यास पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। ठीक है, जैसे कि जो झूठा सच है ये किसका उपन्यास होगा? यशपाल जी का ये है। तमस किसका उपन्यास है? ये अपने भीष्म साहनी का उपन्यास है। और जिंदगीनामा किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का है। ये तीनों ही पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यासों या रचना, कोई भी अन्य रचना करते थे, इनको आधार में रखकर, पृष्ठभूमि को आधार में रखकर करते थे। ठीक है, इसमें आपको हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद जो होते हैं वो उपयोग में लाए गए हैं। पूर्णतः सत्य कथन हो जाएगा ये। इसके पश्चात आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, ये भी पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर प्रश्न बनेगा कि जो आपका बंटी है इसका प्रमुख पात्र कौन सा है, तो बंटी इसका प्रमुख पात्र होगा। जो आपका बंटी उपन्यास, ये अगर पूछा जाता है कि आपके बंटी उपन्यास की विधा क्या है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और आपका बंटी किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का ये उपन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सत्य कथन होगा विकल्प ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। और किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और इसमें सब उन्नतियों का मूल क्या माना गया है? धर्म को सब उन्नतियों का मूल माना गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी HP PGT हिंदी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो देखिए, हमारी टीम के द्वारा HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाया गया है। ये 15 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे आप में से, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले सकता है HP PGT हिंदी के न्यू बैच में। तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है
8219312129 इस पे आप व्हाट्सएप करके इस जो हमारी न्यू पीजीटी हिंदी का बैच बैठ रहा है इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो। इसी के तहत देखिए हमारा एलटी टेट के लिए भी न्यू बैच बैठ रहा है 25 जुलाई 2023 से संबंधित। तो अगर इसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं, कईयों के टेट की एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं तो इसमें जुड़ कर लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नहीं लिखी है। तो जो 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नहीं लिखी गई थी तो ये आपके रामविलास शर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, बाकी देखिए सही जो हो जाएंगे राममूर्ति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास और रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तकें 20वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, राममूर्ति त्रिपाठी इन्होंने तो लिखी है, भोलाशंकर व्यास इन्होंने भी लिखी है, परंतु रामचंद्र शुक्ल की काव्यशास्त्र से संबंधित पुस्तक 20वीं शताब्दी में नहीं लिखी गई है। तो ऑफिशियल आंसर की में तो रामविलास शर्मा दिया गया है, परंतु सी भी इसका डाउटपूर्ण ही रहेगा, परंतु ए और बी 1 2 ये दोनों सही होंगे। इन दोनों के द्वारा तो लिखी गई है, परंतु सी डी पे डाउट है कि किसके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा नहीं। जो बोर्ड है उनके द्वारा रामविलास शर्मा को स्वीकार किया गया है, रामचंद्र शुक्ल को इन्होंने छोड़ दिया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जो सही होगा कि जो श्याम सगाई है ये आपके सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर ये तीनों आते हैं। ठीक है, इन तीनों का ध्यान रखना है, परंतु श्याम सगाई नहीं आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो जो माजुली द्वीप है तो ये होगा आपका असम में। बाकी यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जो अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये आपके अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पर संस्मरण की पुस्तकें होंगी, तो देखिए नंगा तलाई का गांव, लौट आओ उधार, याद हो कि ना हो, ये तीनों ही संस्मरण विधा की रचनाएं होंगी। फिर से कहूँगा, नंगा तलाई का गांव, लौट आओ उधार, याद हो कि ना हो, ये तीनों होंगी संस्मरण की पुस्तकें। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रभास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया। जो प्रिय प्रभास है हरिऔध जी की रचना, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया जाता है। किस एक छंद में रचा गया है इसे ये बताना है यहाँ पर। तो ये होगा द्रुत विलंबित छंद, इसमें इसे रचा गया है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये प्रश्न पत्र है ना केवल ये यूजीसी नेट हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए जैसे सेट की परीक्षा होती है हिमाचल में, इसके अलावा पीजीटी हिंदी की परीक्षा होगी, इसके अलावा एलटी कमीशन की परीक्षा होगी, इसके अलावा एलटी टेट की परीक्षा होगी, इसके अलावा कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा होगी, वहाँ पर आपको इसका हर एक प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए आपको कह रहा हूँ। अगर आप लोग आगे एनटी नेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आपने इसके हर एक प्रश्न को ढंग से देखना है, जो नहीं आता होगा उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसलिए अच्छे से इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर कोई डाउट रहता है तो अवश्य कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा, उसमें अगर कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा स्वार्थ समर। प्रश्न यहाँ तक है, आधा प्रश्न है ये, यहाँ पर फिर से इसको रिपीट किया गया है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ क्या है?
पहले तो ध्यान रखना है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है ये निराला जी की पंक्ति है। तो जो निराला जी ने ही यहाँ पर मैं को स्वीकार किया है, इसलिए निराला जी से संबंधित होगा यहाँ पर मैं। अगला प्रश्न देखिएगा, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? जो परिंदे कहानी है इसमें आपको अलग अलग तरह के संवाद देखने के लिए मिलेंगे, परंतु जो इसमें अंग्रेजी के भी प्रमुख संवाद होंगे, क्योंकि ये एक जो कॉलेज रहता है, स्कूल रहता है, उसमें जो आपका हॉस्टल का सीन यहाँ पर वर्णित होता है, हॉस्टल का, ठीक है ना। उसमें जो कैथरीन मैन्सफील्ड है, इनके द्वारा ये अंग्रेजी का कथन कहा गया था। कथन तो यहाँ पर वर्णित नहीं, परंतु ये कथन कैथरीन मैन्सफील्ड का ही होगा। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो परिंदे कहानी है ये किसकी होगी? तो ये निर्मल वर्मा की कहानी होगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ सुवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसी भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका होगा, ये बताना है। तो प्रस्तुत कथन गोदान उपन्यास से लिया गया है और ये धनिया का होगा। धनिया जो है ये होरी की पत्नी है, इसका ये कथन होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी प्रश्न बनेगा कि गोदान किसका उपन्यास है, तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास होगा, ये भी ध्यान रखना है। गोबर, धनिया, शोभा, सीलिया, ये सारे के सारे होंगे आपके गोदान के पात्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले से बाद में, पहले कौन आया उसके पश्चात कौन आया उसे देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए सारे के सारे यहाँ पर नाटक विधा की रचनाएं हो जाएंगी। तो जो पहले आता है तो वो आएगा यहाँ पर आपका आगरा बाजार, पहले नंबर पर आगरा बाजार आ जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा आषाढ़ का एक दिन। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आएगा बकरी नाटक। चौथे नंबर पर यहाँ पर आएगा माधवी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रम होगा। उसके पश्चात महाबली आएगा 5वें नंबर पर, ये क्रम रहेगा। तो यहाँ पर जो आषाढ़ का एक दिन है काफी महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, ये मोहन राकेश का ये नाटक हो जाएगा। इसके पश्चात है चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। ये किसका कथन होगा? ध्यान रखना है आपने कि जो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य, इससे इस कथन को लिया गया है, कामायनी से। समय इसका 1935 से 36 के बीच का माना जाता है और जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और लज्जा सर्ग से ही लिया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। जो लज्जा, चिंता, ये इसके प्रमुख सर्ग माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? ब्लर हो गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखेगा। तो जो नागार्जुन की कालिदास नामक कविता है इसमें किसका उल्लेख है? एक तो यक्ष का उल्लेख है, सही होगा। इंदुमती का भी उल्लेख है और अज का भी उल्लेख है। फिर देखिए यहाँ से आपके और भी प्रश्न बनेंगे कि जो नागार्जुन की प्रमुख कविता कौन सी है जिसमें यक्ष, इंदुमती, अज का वर्णन है? तो ये कालिदास नामक कविता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर,
यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। जैसे मिला लेते हैं, जो कृपी है ये बतलाना है किस उपन्यास की या फिर किस रचना की पात्र है या किस नाटक की पात्र है। जो कृपी होगी ये आपकी यह एक और द्रोणाचार्य की पात्र। ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे पात्र महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो किन्नी है ये किस नाटक की पात्र है, तो आधे अधूरे नाटक है इसकी पात्र होगी ये। फिर जो जमुना बहन है ये किसके नाटक की पात्र है, महाभोज इस नाटक की पात्र है। फिर जो कल्याणी है ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र होगी। कृपी होगी एक और द्रोणाचार्य की, किन्नी होगी आधे अधूरे की, जमुना बहन होगी महाभोज की, कल्याणी होगी चंद्रगुप्त की। ठीक है, सारे के सारे ये नाटक विधा की रचना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहां पर है, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गेल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है, तो ये होगी फिसलने लायक। 2 सही कथन होगा यहां पर। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर क्या है इसमें वर्णित। कथन 1, गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर कथन 2 है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है, ये कथन 1 तो सत्य है कि गिरिधर में बहुव्रीहि समास होगा, परंतु जो कथन 2 है ये असत्य होगा कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसलिए यहां पर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, इसमें क्या पूछा गया है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार व्यक्त किया था। तो ये किया गया था मुक्तिबोध के द्वारा। मुक्तिबोध भी काफी प्रमुख विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है अंधेरे में कविता, अंधेरे में। अगला प्रश्न है यहां पर, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन माने जाते हैं। तो जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, शिव कुमार सिंह सही होगा, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, इन तीनों के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन व्यक्ति नहीं है जिसने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना नहीं की है। अगर आपको पता होगा इन तीनों का नाम तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। शिव, राम और श्याम, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। शिव, राम और श्याम, इन तीनों के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए में विकल्पों में से सत्य का चयन करना है। कथन देख लेते हैं हम। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, तो सत्य हो जाएगा ये। फिर इसके पश्चात है, उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, तो ये भी सही होगा। फिर एक काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, तो ये भी सही होगा। फिर जो काव्य अलंकार है इसमें 6 परिच्छेद दिए गए हैं, गलत होगा, 4 परिच्छेद हैं इसमें। फिर एक काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इनका ये संग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसको। 3 कथन यहाँ पर सही होंगे, A, B, C। फिर देखिए पूछा जा सकता है कि जो नाट्य शास्त्र है किसका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र आपका भारतेंदु का ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको रसों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके पश्चात ये रसों से संबंधित विद्वान माने जाते हैं। और जो उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज है ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, सही है। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, तो ये भी सही होगा। काव्यदर्श किसका ग्रंथ है, तो ये होगा दंडी का। काव्य अलंकार ये आपका भामह का ग्रंथ माना जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में व्यक्त है और दूसरा उसका कारण है तो बतलाना है। अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया था। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने में छूट मिल गई थी। कारण इसका देखिएगा, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो जो सबसे उपयुक्त होगा, पहले तो देखिए ये कथन पूर्णतः सही है, तो दूसरा कथन भी पूर्णतः सही होगा, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऊपर बात की गई है जमीन जायदाद की, जमीन बंदोबस्त की, और नीचे बात की गई है उनके शोषण की। तो ये वैसे तो दोनों सही होंगे, परंतु जो यहाँ पर है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन 1, रोज उर्फ गैंगरिंग कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन 1 तो ये हो गया। फिर कथन 2 है यहाँ पर, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारों दे ये गाकर सुनाया था। कथन 2 ये है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ पर बतलाया गया है इसका कथन 2, अर्थात कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। तो ये तो हो जाएगा पूर्णतः गलत। यहाँ पर आप लोग क्लेम लगा सकते हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, ये नहीं होगा, ठीक ना। ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया है, गलत ही इसका उत्तर रहेगा। सही क्या होगा ये बताता हूँ आपको। और रोज उर्फ गैंगरिंग कहानी है जो कि अज्ञे की है, इसके अनुसार मालती के पति थे जो, इनका नाम विश्वेश्वर नहीं होगा, ठीक है। कुछ महेश्वर या महेंद्र ऐसा कुछ का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये तो विश्वेश्वर इनका नाम नहीं था। और ये एक छोटे से रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे, ये भी गलत है। ये स्टेशन मास्टर नहीं थे, ये डॉक्टर थे जो कि गैंग्रीन के मरीजों का ऑपरेशन करते थे। गैंग्रीन नामक जो बीमारी होती है उसके जो मरीज होते थे उनका ये इलाज करते थे। फिर दूसरा है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारों दे गाकर सुनाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि जो ये उन्होंने बॉस के कहने पर नहीं सुनाया था, तो कब सुनाया था? जब उनका पुत्र उनसे कहता है कि माँ गाना गाकर सुनाइए, तभी वो गाना गाकर सुनाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही होना था? यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, ए और बी। यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इस पे क्लेम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर होता कि दोनों गलत हैं तो उस पर टिक कर देते, तो दोनों गलत कहीं नहीं है। पहला विकल्प है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये तो गलत है भाई साहब। कथन ए और दोनों सही है, दोनों गलत है। यहाँ पर ये वाला विकल्प रिपीट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों गलत होता तो उसको आपने चेंज करना था, तो सही हो जाना था आपका ये। तो इस प्रश्न पर आप लोग क्लेम करिएगा, आपको नंबर मिलेगी इसके, ठीक है ना। अगला है, आलोचक पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे। देखिए, अरुण कमल आलोचक पत्रिका के संपादक रहे हैं, परमानंद श्रीवास्तव ये भी रहे हैं, नामवर सिंह भी रहे हैं, परंतु जो कमला प्रसाद है ये कभी भी आलोचक पत्रिका के संपादक के तौर पर नहीं माने गए हैं, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो जो इसकी पंक्तियां होगी तो वो होंगी इस प्रकार से आपकी, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, सही है। जनमन करुणा सी माँ की हंकाल दिया, क्या जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, ये भी कही गई है। फिर स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, ये कथन नहीं कहा गया था।
विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, ये भी नहीं है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये भी है। तो ये तीनों कथन कहे गए हैं अंधेरे में कविता में पागल के द्वारा। अंधेरे में कविता किसकी है, मुक्तिबोध की कविता होगी ये। अलग से भी हर एक कथन पूछा जाता है कि मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, किसकी पंक्ति है, मुक्तिबोध की पंक्ति है, अंधेरे में से ली गई है। जनमन करुणा सी माँ को हंकार दिया, ये भी मुक्तिबोध की पंक्ति होगी। अब तक क्या किया, जिया जीवन क्या जिया, ये पंक्ति काफी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इनको आपने सेपरेटली अलग याद भी रखना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो बताना है जायसी के द्वारा रचित पंक्तियां कौन कौन सी होंगी। जो नागमती वियोग खंड है ये जायसी की रचना होगी, पद्मावत का ये भाग माना जाता है नागमती वियोग खंड। तो देखिए, घरी घरी जीव आपे घरी घरी जीव जाई, ये तो नहीं है। पहान जरही हो ही सब चूना, ये भी नहीं है। रक्त आंसू घुंघूची बन बोई, ये तो है। फिर हृदय पेठी बिहर कंटनसा, ये भी है। सहस सहस दुख एक एक सांसा सांसा, ये भी होगी। ये तीनों पंक्तियां हैं नागमती वियोग खंड की। अगला प्रश्न इस प्रकार से, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो लगा लेते हैं। सबसे पहले जो नाटक आएगा तो वो है बटोही, ये है पहले नंबर पर। फिर राज्यश्री, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा आपका पहला राजा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगा आपका चरणदास चोर। पांचवें नंबर पर कौन आएगा, भारत सौभाग्य। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, रुकिए फिर से इसको लगाते हैं हम। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले नंबर पर आएगा भारत सौभाग्य, एक नंबर का ये नाटक होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो आएगा राज्यश्री, दूसरे नंबर का नाटक। तीसरे नंबर का नाटक आएगा यहाँ पर पहला राजा। चौथे नंबर का नाटक कौन सा होगा, चरणदास चोर। पांचवें नंबर का नाटक होगा बटोही। ठीक है, इस क्रम से ही आएंगी। फिर अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। तो ये थे बी कारंत, शांता गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम पर लगाना है। जैसे कि पहले नंबर पर जो आएगा तो वो आएगा सरस्वती। फिर जो अगला पात्र है भैरवी, दूसरा। तीसरे नंबर पर यहां पर बंती आएगा, ये जो पात्र है बंती महिला है। फिर जो चौथे नंबर की पात्र होगी तो ये है बेला। पांचवें नंबर की पात्र कौन है, लीजा। तो इस प्रकार से ये क्रम रहेगा, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहां पर एक तरफ यहाँ पर रचना दी गई है और ये जो यहाँ पर इसका विषय इत्यादि है ये इससे संबंधित करनी है, रचना किससे संबंधित। जैसे कि आयु और ऋतुओं का संबंध किस रचना से संबंधित होगा, तो ये होगा उत्तर फाल्गुनी के आसपास। फिर माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम किसमें वर्णित है, तो ये है आपके उठ जाग मुसाफिर, इस रचना से संबंधित। फिर कल्याण का रूप, ये किससे संबंधित होगा, शिवमूर्ति जो रचना है, निबंध है, उससे संबंधित है ये। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, ये किसमें बताया गया है,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित विषय और रचना होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लालपान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं, तो बताना है कौन कौन से स्त्री पात्र इसमें वर्णित हैं। एक तो चंपिया है, उसके बाद मखनी फुआ है, फिर सुनरी। ये तीनों पात्र हैं लालपान की बेगम के। किसकी कहानी होगी लालपान की बेगम? तो ये होगी आपकी रेणु जी की कहानी। मैला अंचल भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। तो विकल्प 4 यहां पर सही होगा, बी डी ई, चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी। फिर अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, किस कहानी के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? किस कहानी नहीं, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, ये बतलाना है। तो जो गौड़ देश के लोग हैं ये करते थे बड़े बड़े नखों को पसंद। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि हैं तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? तो जो ये संवाद होगा तो ये होगा मोहिनी का। इसका मोहिनी नामक जो पात्र है मानस के हंस का, उसका ये संवाद वर्णित है। पूछा जा सकता है जो मानस का हंस है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। मोहिनी किस उपन्यास की पात्र है? तो मानस के हंस की पात्र है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मानस का हंस किसकी रचना, ये किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का ये उपन्यास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहां पर वर्णित है, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये अनुवाद है, पहले किसी और भाषा में थे, बाद में से हिंदी और खड़ी बोली इत्यादि में अनुदित किया गया था। तो देखिए जो क्रम रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले तो आएगा एकांतवासी योगी, 1 नंबर इसका होगा। दूसरे नंबर पर आएगा श्रांत पथिक। तो तीसरे नंबर पे जो आएगी वो रचना है कामदेव विश्व प्रपंच। हाँ ये। चौथे नंबर पर आएगा आपके समक्ष खड़िया का घेरा। 5वें नंबर पर आएगा आपका ये कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। तो ये क्रम रहेगा यहाँ पर। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले ही हमने इसे देख लिया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। प्रस्तुत कथन किसकी कविता से वर्णित है? तो देखिए जो ये कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये तो कहा गया है आपके जो अपने मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध नहीं, नक्सलवाड़ी कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोचीराम कविता, नक्सलवाड़ी कविता। तो देखिएगा किसकी है नक्सलवाड़ी कविता? तो ये होगी धूमिल की, ठीक है ना, धूमिल। मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा, ये चारों की चारों कविताएं धूमिल की होंगी। काफी ज्यादा पूछी जाती हैं ये परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तरफ है आचार्य, दूसरी तरफ है पुस्तक, इन दोनों का मिलान कर लेना है। तो कर लेते हैं मिलान। देखिए भानुदत्त, जो भानुदत्त हैं, तो जो भानुदत्त की रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी रसमंजरी। और रामचंद्र गुणचंद्र की रचना हो जाएगी नाट्य दर्पण। फिर शारदा तनय की रचना कौन सी होगी? भाप्रकाश, भाप्रकाशन। और महिम भट्ट की रचना कौन सी होगी? व्यक्ति विवेक। इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। तो आंसर की में शायद इसका भी गलत उत्तर दिया गया है, विकल्प 4 यहाँ पर उन्होंने बतलाया है, परंतु सही उत्तर इस प्रकार से होगा। इस प्रश्न पर भी आप क्लेम कर सकते हो, एक बार ढंग से देख लेना क्या यही वो प्रश्न है। शायद मुझसे गलती तो ना हुई हो इसको चेक करने में, परंतु जो सही उत्तर होगा तो वो इस तरह से विकल्प 2 ही है जो मैंने बताया आपको। फिर अगला प्रश्न है,
कथन एक है यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। और कथन दो है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो बताना था कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो दोनों सही होंगे कि जो वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, पूर्णतः सही है ये। फिर एक कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से संबंधित संचय करती है। तो ये भी सही होगा, इस कारण विकल्प ए यहाँ पर चयनित किया जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। घटना क्या क्या है? तो जो सबसे पहले घटना घटी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आर्य समाज की स्थापना, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तीसरे पे आएगा आनंद मठ की स्थापना या प्रकाशन। फिर चौथा जो नंबर होगा यहाँ पर, ये होगा विश्व धर्म सभा में विवेकानंद के द्वारा संबोधन किया गया था। और सबसे अंत में यहाँ पर क्या होगा? गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष सबसे अंत में है, 5वें नंबर पे है ये। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले क्या किया गया था वहां पर मिस्टर माता दीन के द्वारा चांद में जाकर? तो ये किया गया था, थानों में हनुमान मंदिर बनाए गए थे। फिर क्या किया गया था? पुलिस वालों की तनख्वाहें कम की गई थी, दूसरे नंबर पे ये आ गया। तीसरे नंबर पे आया था, वहां पर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया गया। फिर चौथे नंबर पे ये किया गया कि पुलिस को मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया गया, चौथे नंबर पे ये हो गया। पांचवें नंबर पे ये आया कि नकली चश्मदीद गवाह बनवाना सिखाया गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रम था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये यहां पर क्रम होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहें, कुपुरुष भाषही टेरी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, जो अपना ये आत्मकथा है, जो बच्चन जी हैं उनकी ये आत्मकथा मानी जाएगी, हरिवंश राय बच्चन, इससे संबंधित ये कथन यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन कौन सा है? तो झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ला शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं, तो ये तो नहीं है, गलत होगा ये। झूठा सच में ऐसा वर्णन नहीं आता है, हालांकि थोड़ा से पंजाबी टच है, परंतु जो अपने यशपाल है उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। फिर जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसीदास सूर के पदों का प्रयोग है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कृष्णा सूक्ति है इन्होंने तुलसी सूर आदि का वर्णन ही नहीं किया है। जो थोड़ा पूरा किया है सिख गुरुओं के बारे में किया है, पंजाबी परिवेश के बारे में वर्णन किया है। फिर अगला कथन है, मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, ये सही होगा। फिर है मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक वचन गाती है, ये भी सही होगा। फिर है तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, तो ये भी सही होगा। ये तीनों कथन यहाँ पर सही होंगे, सी डी और ई। इस कारण केवल तीन जो यहाँ पर केवल सी डी ई सही होगा, ये सही होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा ही। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का वर्णन है, भविष्य में सेपरेट प्रश्न बन सकता है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में पंक्ति दी गई है, सूची 2 में पुस्तक या कविता है। तो पंक्ति देखिए, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बता सकेंगे।
तो ये होगी रश्मिरथी नामक रचना से। इसमें जो कर्ण के संबंधित ये कर्ण के से संबंधित ये कथन कहा गया था रश्मिरथी में। फिर दूसरा है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से। ये किसका कथन है? साकेत जो रचना है उससे संबंधित है। अगला है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। तो ये लिया गया है सांध्य गीत से। फिर है, जी लोगे ना तो बेच दिया ईमान। इस प्रकार से कुछ पंक्ति है। ये किसका है? गीत फरोश का है। ये काफी डीपली अब तो एनटीए नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ढंग से तैयारी करके जाना पड़ता है अब। ठीक है, जिन्होंने समय रहते अपना नेट जेआरएफ निकाल लिया, कोई समस्या नहीं है। जो नई कैंडिडेट है उनको डीप स्टडी करनी है। जो नया पाठ्यक्रम लगा है वहां से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी डीप में जाकर। फिर अगला देखिए, यहाँ पर है प्रश्न, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किस इतिहासकार का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो बताना है जो स्वनिम है इसके संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा होंगे। तो पहला कथन है, वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, गलत है, नहीं करते ऐसा कुछ। स्वनिम होता है भाषा से संबंधित, वाक्य तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। फिर इसका संबंध मौखिक भाषा से है, पूर्णतः सही है ये। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है, तो ये भी यहाँ पर कुछ ऐसा सही नहीं होगा इसके संबंध में। अगला है, यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है, पूर्णतः सही है। फिर इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, यह भी सही होगा। इस कारण जो विकल्प 3 है ये सही होगा यहाँ। तो ये देख लिया हमने ऊपर। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? तो जो सही होगा यहाँ पर, एक तो देखिए नैनों की गंगा, ये होगा। उसके पश्चात है पवित्रता, फिर है आचरण की सभ्यता। ये तीनों ही उपन्यास नहीं निबंध, ये तीनों ही निबंध आपके सरदार पूर्ण सिंह के होंगे। जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये निबंध के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं, ध्यान रखना है इनको, काफी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ये। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, ये इनकी रचना है। बाकी जो जय जमुना मैया, हम डार डार तुम पात पात, ये इनके निबंध नहीं होंगे। फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण क्लासी कृति पर जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन कहा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। तो बताना है स्कंदगुप्त नामक जो नाटक है इसके स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? जेता नहीं है, देवकी है, फिर मालिनी भी है और रामा भी है, चंदा भी नहीं होगी। चंदा तो जयशंकर प्रसाद की जो एक कहानी है उसकी पात्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अली हजरत यह चोरी कराते हैं। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। पुलिस वाले के संबंध में ये कथन मोहसिन के द्वारा कहा गया था कि जब ये ईदगाह कहानी का जो ईदगाह कहानी के पात्र है ना, जैसे आपके मोहसिन हो गए, नूरा हो गए, सामी हो गए, तो जब ये आपस में मेले देखने जाते हैं तो उस समय ये आपस में बात करते कहते हैं कि अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो ये पुकारते हैं। ईदगाह कहानी में ये किस पात्र के द्वारा कहा गया था? तो ये मोहसिन के द्वारा कहा गया कथन है। देखिए कितना गंभीर कथन कहा गया है, छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद की ये कहानी होगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, देश की बात निबंध के लेखक कौन होंगे? तो जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें बतलाया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है।
फिर अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? तो जो बारडोली का आंदोलन था उससे संबंधित ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे कि सूची ए में यहां पर क्या दिया गया है, देखिए जो उसने कहा कहानी है, इसमें कुछ पंजाबी के वर्ड हैं, उनका पूर्ण सही रूप बताना है, हिंदी में क्या प्रयोग होता है इसका। जैसे कि कुड़माई, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है तेरी मंगनी हो गई है। फिर है घुमाव, घुमाव का क्या अर्थ है? जमीन की नाप। फिर खोते का क्या अर्थ होता है? खोते से तो आप सारे परिचित होंगे, गधे को खोता भी कहा जाता है। फिर है तिमिया या तिमी, इसका क्या अर्थ होगा? स्त्रियां, स्त्रियां इससे संबंधित होगा। उसने कहा था कहानी किसकी है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, चलिए बता ही देता हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी होगी। 1915 इसका समय माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो संगनी के द्वारा इस पात्र का, इस विद्वान का वर्णन किया गया है आषाढ़ का एक दिन में। किसकी रचना होगी आषाढ़ का एक दिन? तो ये होगी मोहन राकेश की। और जो आषाढ़ का एक दिन है, कालिदास इसका प्रमुख पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीदास के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर तुलसीराम है जो, इनके ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था तेज बहादुर सिंह के द्वारा। और जो डॉक्टर तुलसीराम है दलित रचनाकार या दलित आत्मकथाकार माने जाते हैं। मुर्दिया जो इनकी प्रमुख आत्मकथा स्वीकार की गई है, जिसमें इन्होंने बहुत ही डीपली वर्णन किया गया है किस प्रकार से दलितों से व्यवहार किया जाता था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य में शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो किन किन कवियों का उल्लेख किया है? तो देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर, इन तीनों का वर्णन रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में इनका वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए जो देश का धन है ये किससे संबंधित होगा? राजा राम मोहन गोकुल का, इनके साथ संबंधित है। गुलामगिरी ये किससे संबंधित होगी? ज्योतिबा फूले से संबंधित है। स्त्री पुरुष तुलना ये किससे संबंधित है? तो ये ताराबाई शिंदे से संबंधित होगा। फिर गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित होगा। इस प्रकार से जो विकल्प 4 है यहाँ पर पूर्णतः। निम्नलिखित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइएगा। देखिए तो यहाँ पर जो पहले क्रम में आएगा, सबसे पहले जिसका नंबर आएगा तो वो होगा परिवर्तन कविता। पंत जी की परिवर्तन कविता है, 20 सबसे पहले आएगा। उसके पश्चात कुकुरमुत्ता आएगी निराला जी की, दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी कुकुरमुत्ता निराला की है। तीसरे नंबर पर असाध्य बीना आएगी, किसकी है ये? अज्ञे की है ये रचना। फिर मोचीराम कविता, मोचीराम नहीं अंधेरे में आएगी चौथे नंबर पे। ये मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। सबसे अंत में धूमिल की कविता आएगी मोचीराम। इस प्रकार से ये क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। तो बताना है कबीर साहित्य के अध्येता किस किस को माना जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है डॉक्टर धर्मवीर है जो, इन्होंने कबीर साहित्य पर काफी गहनता से अध्ययन किया था, एक तो ये माने जाते हैं। दूसरे होंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल, तीसरे हैं डेविड लॉरेंजन। ये तीनों ही कबीर साहित्य के अध्येता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कभी अलग अलग से पूछा जाएगा क्या पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर साहित्य के अध्येता हैं? जी बिल्कुल हैं, धर्मवीर भी हैं, डॉक्टर धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन भी हैं।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो ये होगा ए, विकल्प बी सही होगा यहाँ। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ कवि दिया गया है और दूसरी तरफ अध्येता दिए गए हैं। किस विद्वान के द्वारा किस कवि पर अच्छे से रिसर्च की गई है उसके संबंध में जानकारी बतलाई गई है वो, जैसे कि यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। विद्यापति पर किसका गहन अध्ययन रहा है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का रहा है, शिव प्रसाद सिंह का 1 का 4। फिर सूरदास पर किसका रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपने कबीरदास पर है, इनके ऊपर भी गहन अध्ययन करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोगों को ये भली भांति परिचित होगा कि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये एक तरह से कबीरदास को नकारते हैं, परंतु कबीरदास को किसके द्वारा निखारा गया है, किसके द्वारा इनके महत्व को उजागर किया गया है, कबीरदास के महत्व को, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर जो बिहारी को किसने अच्छे से पढ़ा लिखा है? तो ये बच्चन सिंह है। फिर घनानंद, ये अपने इन्नवे वंगा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो कौन कौन से भारतीय नवजागरण से संबंधित उपयुक्त कथन होंगे? पहला कथन देख लेते हैं, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बिल्कुल सही होगा ये। फिर है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। बिल्कुल गलत है ये। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इन्होंने स्त्री अधिकार आंदोलनों की कभी निंदा नहीं की है, बल्कि प्रोत्साहन करते रहते थे वो इन आंदोलनों को। फिर है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। बिल्कुल सही होगा ये भी। फिर अगला है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ये गलत है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि जो भगवान है ये किसी एक मूर्ति के अंदर नहीं है, ये पृथ्वी के इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा यहाँ। अंतिम कथन होगा, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से कथन ए, कथन आपका सी और कथन ई, ये तीनों सही होंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है। सबसे पहले कौन है, उसके पश्चात कौन है, देखिएगा। सबसे पहले पुस्तक आई थी इतिहास और आलोचना, 1 नंबर पर ये आएगी। फिर दूसरे नंबर पर आई थी कविता के नए प्रतिमान, 2 नंबर पुस्तक। तीसरे नंबर की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, और चौथे नंबर की पुस्तक कौन सी होगी, कविता की जमीन और जमीन की कविता। अंतिम और 5वें नंबर की पुस्तक कौन सी है, आलोचना और विचारधारा। ये इस प्रकार से क्रम रहेगा यहाँ पर। अगर प्रश्न बने कि ये सारी की सारी आलोचनात्मक पुस्तकें किसकी हैं, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की होंगी, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से रीति ग्रंथकार कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माने गए हैं। कुलपति मिश्र ये माने गए हैं, बेनी बंदीजन ये भी माने गए हैं, बख्शी हंसराज ये भी माने गए हैं। नहीं, इन्हें नहीं माना गया है, बख्शी हंसराज को नहीं माना गया है, ये माने गए हैं आपके ग्वाल कवि। ये रीति ग्रंथकार स्वीकृत किए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। कुलपति मिश्र, बंदीजन और आपके ग्वाल कवि।
अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी इतिहास तिमिरनाशक, 1 नंबर की रचना है। फिर होगी दुर्लभ बंधु, तीसरे नंबर पर जो रचना आएगी चंद्रकांता संतति, चौथे नंबर की रचना हो जाएगी आदर्श हिंदू, और 5वें नंबर की रचना हो जाएगी पथिक। ये क्रम यहां पर सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तो देखिए, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया करते हैं। सही होगा ये। फिर दूसरा सही होगा यहाँ पर, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। अगला जो सत्य कथन है, तिलक जी ने बताया है कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये 3 कथन यहाँ पर सही होंगे संस्कृति के अध्याय में तिलक जी के बारे में। और ये प्रश्न बने कि जो संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना होगी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? तो भारतेंदु के जो निबंध होंगे, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये 3 जो निबंध हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हो जाएंगे। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। कौन कौन सी उपयुक्त होंगी? जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे लिखा जाता है, पूर्ण तो सही है। एक लिपि चिन्ह में अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, तो ये असत्य होगा। यहाँ संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, ये सही है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, गलत होगी। स्पष्ट सी बात है, जो पंजाबी है ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। ए, सी और ई, ये 3 कथन सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां और पुस्तकों को मिलाना है। जैसे कि उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, ये किस रचना से संबंधित होगा? तो ये था क्या भूलूं क्या याद करूं रचना से। फिर है सोने की थारी में जेब न परोसो, रामा जेबना न जेवे हमारा बतमा, ये कथन किससे संबंधित होगा? मूर्धहिया आत्मकथा से। फिर अगला है तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये किससे संबंधित कथन होगा? संस्कृति के 4 अध्याय से। फिर जीवन मंथन से निकला विष, जो तुमने पान किया, ये किससे संबंधित होगा? 12 मसीहा से। इस प्रकार से जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प 3। देखिए यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऊपर बता दिया था। अब 12 मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। मूर्धहिया ये किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। तो कौन कौन से सत्य होंगे? अंधेर नगरी में कबाब वाला नारंगी वाला, कुंजड़ी हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं, तो ये गलत है, ये कथन तो ऐसा नहीं था वहां पर। फिर दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, तो ये सत्य है। अगला है महाभोज
आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, तो ये भी सही होगा। फिर स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना ने गाया है, तो ये भी सही है। फिर अंत में है भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं, तो ये भी गलत होगा। वो डिस्कस करते हैं, गाना वहां पर कोई नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहां, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जो आता है प्रश्न विकल्प के अनुसार, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उसके हिसाब से सही होगा। भारत सबसे पहले आएगा 1 नंबर, उसके पश्चात भारत दुर्दशा आता है, तीसरे नंबर पे आता है रोग, और चौथे नंबर पर आलस्य, और 5वें नंबर पर मदिरा आती है। ये क्रम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द हैं, तो जो अभिकारी शब्द कौन है? क्रिया विशेषण, ये आपका अभिकारी शब्द होगा। अगला प्रश्न यहां पर है, भारत लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है, कौन सा होगा यहां पर? वो बकरी और महाभोज, ये दोनों ही भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक होंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए बकरी नाटक किसका है, तो ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा। महाभोज ये आपका मनु भंडारी का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है किसका है और क्या इसका विषय है। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना यहाँ पर की गई है। बतलाया गया है किस प्रकार से घटिया राजनीति यहाँ पर की जाती है। अगला है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरण में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें, तो जो क्रम यहाँ पर सही होगा तो इस प्रकार से है। पहले नंबर पे तो आएगा आपका जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, कथन 1। इसके पश्चात जो अगला है दूसरे नंबर पे जो आएगा तो वो है आपका, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धता का प्रतीक नहीं है, 2 नंबर। तीसरे में जो आएगा तो वो होगा, डैश से ज्यादा असभ्यता अश्लीलता है, अनैतिकता है, तीसरे नंबर पे ये कथन होगा। चौथे नंबर पे ये वाला कथन है आपका, क्या है इसमें, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। सबसे अंत में ये कथन आएगा आपका, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार से कुछ इसका क्रम रहेगा। काफी डीपली प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? ए और ओ ये आपके अर्ध समृद्ध स्वर होंगे। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़म से होता है? तो जो नज़म थी शहर अशोभ या अशोभ कह सकते हैं। किसका नाटक है ये आगरा बाजार? हबीब तनवीर का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में देते हैं या उन्हें कितनी मिलती है तोहफे में वस्तुएं? तो मूल्य होता है इनका 25,000 रुपए। अगला प्रश्न क्या है, सत्य कथन। तो यहां पर जो सत्य कथन होंगे वो इस प्रकार से हैं, भरत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, सही हो जाएगा। फिर कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, ये भी सही है। फिर भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 वृत्तियों की उद्भावना की है, ये तीनों सही कथन हो जाएंगे यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। जो महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी यहाँ पर?
तो महाप्राण ध्वनि है आपकी ख। घोष ध्वनि कौन सी है? ज। फिर है पार्श्विक व्यंजन कौन सा माना जाता है? तो यह है त। और लोडित व्यंजन कौन सा है यहाँ पर? र। इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जब आप आगे से एंटी नेट की तैयारी करेंगे तो आपको ग्रामर पर भी फोकस करना है, क्योंकि पहले देखिए जब जिस समय हम तैयारी करते थे, जिस समय हमारा जेआरएफ हुआ, उस समय जो ग्रामर के कम ही प्रश्न पूछे जाते थे। अब देखिए प्रश्न पत्र को देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ग्रामर से, इसलिए आपको अच्छे से कोई एक ग्रामर की पुस्तक देखनी है। कांता प्रसाद गुरु की जो हिंदी ग्रामर करके काफ़ी अच्छी पुस्तक है, कांता प्रसाद गुरु। कहीं पर भी जाइएगा शॉप में, वहाँ पर नाम लीजिएगा इसका, तो उसको पढ़ के आप परीक्षा को दिए, आपके ग्रामर के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? पहला जो उपयुक्त होगा, शरद बचपन से डरपोक स्वभाव के थे, गलत, बहुत साहसी थे शरद बचपन से ही। दूसरा कथन क्या है? गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा है, तो ये पूर्णतः सही होगा। बचपन से ही ये घर से निकल गए थे कुछ कार्य करने के लिए, अपना उच्च स्थान मनवाने के लिए। फिर शरद बाबू की रचनाओं पर ब्रिजबहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है, सही होगा ये कथन। फिर अगला जो कथन है यहाँ पर, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनाई थी, ये भी सही है। फिर शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था, तो ये गलत है, इनके द्वारा वसीयतनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? तो ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के। अब देखिए ये जो राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, इनकी जो विचारधारा वाला पार्ट था, इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। इसको भी आपने आगामी परीक्षा हेतु ध्यान से पढ़कर जाना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। स्त्री पात्र को उसके पति या प्रेमी के साथ सम्मिलित करना है। जो शीला है ये किससे संबंधित रहेगी? रतन से संबंधित है। तारा ये किससे संबंधित होगी? असद से संबंधित होगी। कनक ये किससे संबंधित है? पूरी से है। उषा ये आपकी है राजेंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मालवी का केंद्र है, तो बताना है मालवी का केंद्र कहां माना जाता है? इंदौर में। अगला प्रश्न, तीसरी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ? एक तो था मथुरा मोहन कंपनी और दूसरा रोता कंपनी। इन 2 कंपनियों से हीराबाई का संबंध रहा है। तीसरी कहानी किसकी है? रेणु जी की कहानी है ये तीसरी कसम। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द चरेऊ का क्या अर्थ है? काला चरेऊ का क्या अर्थ है? तो ये हुआ सुहाग चिन्ह। सुहाग चिन्ह। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? तो ये दिया था चेत्रिया पीर का रूप दिया था ग्रामीणों ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? तो ये बनारसी दास जैन की हो जाएगी। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1927 में यह आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है।
इसमें इन्होंने भेड़ चराने वाले के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। जो विवेकानंद के समय में ये कथन कहने हैं कि कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बनो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। तो ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। ये कथन भी सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करेगी। तो ये गलत होगा, इस तरह का कथन मैंने नहीं कहा था। फिर अगला कथन है डी, मानव हृदय में से संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं रखता है। तो ये भी गलत हो जाए कथन, ये भी सत्य नहीं होगा। अगला कथन है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये तीन कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे साइंस एंड पोइट्री के I.A. रिचर्ड्स। ये सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य चिंतक वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। जो सबसे पहले आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, पहले नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आएंगे कॉलरिज। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर आएंगे मैथ्यू अर्नोल्ड। चौथे नंबर पे आएंगे आपके T.S. इलियट और सबसे अंत में आएंगे I.A. रिचर्ड्स। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली थी? तो ये होगा 5 वर्षों तक पेंशन नहीं मिली थी। फिर अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। तो बताइएगा कौन कौन से शीर्षक होंगे परीक्षा गुरु उपन्यास के। तो देखिए, प्रामाणिकता ये तो प्रकरण है एक, अदालत भी है और प्रेत और भय ये भी है। तो ये तीनों प्रकरण परीक्षा गुरु उपन्यास के शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर अब ये आ गया आपकी पैराग्राफ वाली। तो पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर जो जो सही होंगे उनको आपको बता देता हूँ। बाकी आप आराम से इनके पहले को पढ़कर उत्तर को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपने यहाँ पर इसकी आंसर की ही तो चेक करनी है, आप इजीली कर लीजिए इसे सॉल्व। पहला प्रश्न था, उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो जो मिल्टन है इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी मैकॉले, बायरन और मार्क्स इन तीनों का उल्लेख मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें नहीं है। तो जो नहीं होंगे तो नीत्शे नहीं होंगे, बाकी मिल, स्पेंसर और लॉक ये तीनों होंगे। उपयुक्त पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये तथ्य मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था। तो भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए ये शिक्षा नहीं थी, बाकी ब्रिटिश शासन के प्रति अपनत्व पैदा करने के लिए थी, अंग्रेजों की महानता का डंका पीटने के लिए थी, जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ये शिक्षा थी। फिर पश्चिमी विचारों ने निर्णायक भूमिका अदा की है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित का विचारधारा का अंग नहीं था। तो ये सर्वधर्म समभाव ये नहीं था।
अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? तो ये प्रभाव पड़ा कि भारतीयों में पश्चिम के प्रति घृणा का भाव जागृत हो गया और वो अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाली अपराधी कौन है? वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुकार मचाते रहते हैं। अगला है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी चाहिए। विकल्प ए सही होगा। अगला है, यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो होगा पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। विकल्प 3 यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? विवेकवान व्यक्ति चाहेगा वातावरण को तार्किक रूप से समझना। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? विकास के लिए मनुष्य को प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा। विकल्प 2 यहाँ सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने इसको इजीली देखा होगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगे होंगे उनको आपने यहाँ पर नोट किया होगा। तो अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से रूबरू करवाता हूँ।